नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र की। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया, जैविक और अजैविक घटक के बारे में जान लिया। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें तो पूरे के पूरे इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, इकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसको हमने विभिन्न स्तरों में विभाजित किया था। अलग अलग इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी व्यष्टि के बारे में। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जीव, एक जीव के बारे में बात की। और जीवों की अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती तो उसको बोलते हैं समष्टि। इसको हमने क्या बोला? पॉपुलेशन। ठीक है। फिर हमने बात की किसके बारे में? फिर हमने बात की पारिस्थितिकीय समुदाय की बात की, कम्युनिटी, समुदाय की बात हो गई। ठीक है। फिर हमने क्या की थी? प्रजाति संकल्पना की बात की, प्रजाति संकल्पना, प्रजाति संकल्पना के बारे में जान लिया। चाहे वो जो 3 भागों में बांटा था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था। एक तो आपका मॉर्फोलॉजिकल बताया था मैंने, मॉर्फोलॉजिकल स्वरूप के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। दूसरा मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। और तीसरा मैंने आपको बताया था जेनेटिक कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कॉन्सेप्ट, स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट की बात की। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि प्रजाति की क्या संकल्पना होगी। और उसके बाद फिर हमने बात की किसकी? उसके बाद हमने बात की इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम की बात की। और इकोसिस्टम में आपने देखा क्या क्या चीज़ें हमने इकोसिस्टम के अंतर्गत अभी तक पढ़ ली हैं। सीधा ही पूछा जाएगा, इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने उपयोग किया, या फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, एज द फंडामेंटल्स ऑफ इकोसिस्टम किसके द्वारा लिखा गया था किताब, ये आपके पूछ ली जाएगी। तो इकोसिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक तो एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात की, और दूसरा हमने बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात कर ली, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी बात कर ली। और बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर आप देखें तो हमने इसको डिवाइड कर लिया था। एक तो प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? प्रोड्यूसर्स इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात की हमने, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स की बात की। ठीक है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे इसमें फिर बात आती है किसकी? खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला और पिरामिड 2 और महत्वपूर्ण पार्ट आपके इकोसिस्टम के अंदर आते हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, इसी सिलसिले को यहां तक हमने जान लिया। पोषण स्तर के बारे में भी मैंने बता दिया, और यहां पर आपने ये भी जान लिया ऊर्जा का 10% नियम क्या है, ऊर्जा का 10% का नियम। ठीक है। ऊर्जा के 10% नियम का सिंपल मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो कितना होता है? केवल 10% होता है। इसी वजह से इसको ऊर्जा का 10% नियम कहा जाता है। तो ऊर्जा का 10% नियम आपको ध्यान रखना है, किसे कहते हैं? केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। अब देखिए, इसी क्रम को हम आगे लेते हैं इकोसिस्टम में ही। तो एक इकोसिस्टम के अंदर क्या पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, फूड चेन जिसको कहा जाता है। फूड चेन में क्या होता है कि आपको पता ही है कि जीवों में एक दूसरे को खाए जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अभी हमने देखा उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, और द्वितीयक को कौन खा जाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता खा जाते हैं। तो जीवों के अंदर जो खाए जाने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, अगर इसको देखा जाए तो वहां पर छोटी छोटी क्या होगी? श्रृंखला दिखाई देती है, श्रृंखला बनती हुई दिखाई देती है। तो इसी को हम बोल देते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। तो ध्यान रखें, इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन।
फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला इसको कहा जाता है। तो देखिए फूड चेन या खाद्य श्रृंखला की हम बात करें तो सिंपल सी बात है, लिखें यहां पर पारतंत्र में जीवों को पारतंत्र में एक दूसरे जीवों को खाए जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस जीवों को क्या होता है, खाए जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है। जैसे सीधा एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, जैसे मान लीजिए एक खाद्य श्रृंखला आप देख सकते हैं, घास है, ठीक है, घास को कौन खा जाएगी, बकरी खा जाएगी। मान लीजिए बकरी ने खा लिया, बकरी को भेड़िया खा गया, और भेड़िया को मान लीजिए किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो ये एक खाद्य श्रृंखला बन जाएगी, फूड चेन बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम समुद्र की बात करें, किसी भी तालाब की या समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पादप प्लवक पाए जाते हैं। पादप प्लवक या फाइटोप्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन को कौन खा लेते हैं, जू प्लांक्टन खा लेते हैं। जू प्लांक्टन या जंतु प्लवक खा जाएंगे। और जंतु प्लवक को कौन खाएगी, छोटी मछली खा जाएगी। छोटी मछली, और छोटी मछली को कौन खा जाएगी, बड़ी मछली खा जाएगी। तो ये एक तालाब का या सागर का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल है, आप सब जानते हैं फूड चेन क्या होती है। तो एक किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जीवों को एक दूसरे को जो खाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी खाने की प्रवृत्ति के आधार पर इसको एक चेन तैयार करें तो इस तरह की चेन तैयार होती है। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे घास ले लेते हैं, घास को मान लीजिए खा लेता है खरगोश, या चूहा खा लेता है, चूहे को सांप खा लेगा, सांप को कौन खा जाएगा, मोर खा जाएगा। तो किसी भी तरह की आपको 3-4 जीवों को लेकर दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता ध्यान रखोगे तो आपकी चेन कभी भी खराब नहीं होगी। तो ध्यान रखें। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए घास है, घास को खा लिया चूहे ने, चूहे को खा लिया सांप ने, और सांप को खा लिया मोर ने, ठीक है, या मोर को खा लिया शेर ने। तो ये भी एक क्या बन जाएगी, इस तरह की चेन बन जाएगी। तो यही 3-4 ऑप्शन करके आपको दे देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से सही खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो सही खाद्य श्रृंखला आपको ध्यान रखनी है। अगर इस तरह से चल रहा है, घास, चूहा और यहाँ बड़ी मछली दे दी, तो ध्यान रखना वो चेन आपकी क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। मछली घास में नहीं पाई जाती, मछली तालाब में या समुद्र में ही पाई जाएगी। अब ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखें आगे,
खाद्य श्रृंखला या फूड चेन 3 प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की फूड चेन्स होती हैं, खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे एक खाद्य श्रृंखला, उसको बोलते हैं हम चारण खाद्य श्रृंखला, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला, और सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं वो कहती है अपघटक खाद्य श्रृंखला। तो पहली है, इसको बोलते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरी कहलाती है परजीवी, पैरासाइटिक खाद्य श्रृंखला। और तीसरी कहलाती है, इसको हम बोलते हैं अपघटक खाद्य श्रृंखला। अपघटक खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखलाएं ध्यान रखना 3 कैटेगरी की होती हैं, चारण, परजीवी और अपघटक। अब देखिए चारण की हम बात करें, चारण खाद्य श्रृंखला की बात करें तो इसको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। यहां पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं चारण की। तो चारण खाद्य श्रृंखला की देखिए बात होती है, तो इस खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, उत्पादक से शीर्ष की ओर जाने पर, उत्पादक मतलब समझ गए आप, स्वपोषी जीव, उत्पादक से शीर्ष की ओर जाने पर जीवों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है, लेकिन पोषण स्तर के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जीवों की संख्या में कमी होगी। जैसे मान लीजिए समुद्र को देख लें तो पादप प्लवकों की संख्या भारी मात्रा में होगी, बहुत ज़्यादा पेड़, जो समुद्री पेड़ होंगे, समुद्री छोटे छोटे पौधे पाए जाएंगे, उनको खाने वाले कीटों की संख्या में कमी होगी, छोटी मछली और कम हो जाएगी और बड़ी मछली और कम संख्या में पाई जाएगी। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इस खाद्य श्रृंखला में, इस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, उत्पादक से शीर्ष की ओर जाने पर, शीर्ष की ओर जाने पर, तो उत्पादक से शीर्ष की ओर जाने पर जीवों की संख्या में कमी होती है। जीवों की संख्या में कमी होती है। जीवों की संख्या में कमी होती है। जीवों की संख्या तो क्या होगी, घटती चली जाएगी, लेकिन पोषण के स्तर के आकार में वृद्धि होती है, कमी होती है, लेकिन पोषण स्तर के आकार में वृद्धि होती है। या सीधा सीधा ये मान के चलिए कि जीवों की संख्या में कमी हो रही है, लेकिन जीवों के शरीर के आकार में क्या होगी, वृद्धि होती चली जाती है सामान्यतः। ठीक है, तो आकार में वृद्धि हो रही है, संख्या में कमी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे पादप प्लवक हैं, पादप प्लवक, पादप प्लवक के ऊपर जंतु प्लवक या कीट हो जाएंगे। जंतु प्लवक के ऊपर छोटी मछली और छोटी मछली के ऊपर बड़ी मछली।
तो आप देखेंगे बड़ी मछली की संख्या में क्या होगी, कमी हो रही है, लेकिन आकार में यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति को हम बोल देते हैं क्या, ये स्थिति आपकी कहलाती है, ये स्थिति आपकी कहलाती है क्या, चारण खाद्य श्रृंखला। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए घास ले लीजिए, घास संख्या ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें घास में चूहों की, तो चूहों का आकार आपका क्या होगा, छोटा। चूहों की स्थिति जो संख्या ज़्यादा होगी, उसके ऊपर सांपों की संख्या और कम हो जाएगी और मोर की संख्या और कम होती चली जाएगी। तो संख्या में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो दूसरा उदाहरण भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया घास, तो घास तो उत्पादक हो गए, घास कौन हो गए, उत्पादक। घास को खा लिया किसने, मान लीजिए खरगोश ने या चूहे ने खा लिया, चूहे को खा लिया सांप ने, और सांप को मान लीजिए खा लिया मोर ने। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या होगी, कम हो रही है और आकार में वृद्धि होती चली जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो चूहा क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, सांप द्वितीयक उपभोक्ता कहला देगा, और ये तृतीयक कहला देगा। तो इस तरह से शीर्ष की ओर जाने पर इनके आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो जाती है और संख्या में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से उदाहरण किसका हो गया, चारण खाद्य श्रृंखला का। अगर हम बात करें परजीवी खाद्य श्रृंखला की, पैरासाइटिक फूड चेन की, परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो देखिए परजीवी खाद्य श्रृंखला की हम बात करें, इसको बोलेंगे पैरासाइट फूड चेन। और पैरासाइट में बता ही चुका हूं क्या होता है, जो अपने जीवन चक्र के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं, वो पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में अगर आप देखें तो उत्पादकों से शीर्ष की ओर जाने पर संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जीव के आकार में क्या होती है, कमी होती है। ये ध्यान रखना है। तो लिख लें इसमें, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उत्पादक से शीर्ष की ओर जाने पर, शीर्ष की ओर जाने पर, शीर्ष की ओर जाने पर जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जीवों के आकार में कमी आती है, जीवों के आकार में कमी आती है। तो जीवों का साइज तो छोटा होता चला जाता है और संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, एक पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ है, तो पेड़ का आकार तो बड़ा होगा, लेकिन पेड़ पर क्या बैठी होंगी, बहुत सारी चिड़ियां बैठी होंगी। तो चिड़िया का आकार पेड़ की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन संख्या ज़्यादा होगी। चिड़ियों के ऊपर मान लीजिए पिस्सू हैं,
चिड़ियों के ऊपर क्या पड़े हैं? पिस्सू। जैसे जू नहीं होते उसी प्रकार से पिस्सू होते हैं, ठीक है, जू या पिस्सू। और पिस्सू का आकार छोटा हो जाएगा चिड़िया से, और मान लीजिए पिस्सू के ऊपर क्या है? बहुत सारे जीवाणु हैं। तो आप देखेंगे यहां से उत्पादक से शीर्ष की ओर अगर आप जाएं तो आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर, यहां से आगे की तरफ जाने पर आकार में तो क्या हो रहा है? छोटा होता चला जा रहा है, लेकिन संख्या में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। एक पेड़ है और इस पर मान लीजिए 50 चिड़िया हैं। चिड़िया के ऊपर हजारों की संख्या में क्या होते हैं? छोटे छोटे पिस्सू या जू पाए जाते हैं, और प्रत्येक पिस्सू के अंदर बैक्टीरिया क्या होंगे? लाखों की संख्या में होंगे, लेकिन बैक्टीरिया का आकार कैसा होगा? छोटा होता चला जाएगा। तो ये कहलाती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। मतलब भी बता दिया, उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया। कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, इसी प्रकार से उसको फिट करेंगे तो ये परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी खाद्य श्रृंखला की बात करें, जिसको हम बोलते हैं अपघटक खाद्य श्रृंखला या डिकम्पोजर्स फूड चेन। तो अगली खाद्य श्रृंखला है, इसको बोलते हैं अपघटक खाद्य श्रृंखला। अपघटक खाद्य श्रृंखला या डिकम्पोजर्स फूड चेन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ध्यान रखना, यह सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला है, क्योंकि यह क्या होती है? सड़ी गली और मृत पदार्थों से आरंभ होते हैं इसका जीवन चक्र, और कहां खत्म हो जाएगा? बैक्टीरिया पर या अपघटक पर समाप्त हो जाता है। जैसे वहां पर 3-4 चरण बीच में थे, यहां पर सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला कहलाएगी, मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर अपघटक पर ही समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, यह सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला है। ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, यह सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर अपघटकों पर समाप्त हो जाती है। अपघटकों पर समाप्त हो जाती है। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। सिंपल सी एग्जांपल देखें तो मान लीजिए मृत एवं सड़ी गली वस्तुएं, यहां से ये खाद्य श्रृंखला शुरू होती है और कहां पर समाप्त हो गई? अपघटक पर यह समाप्त हो गई, बैक्टीरिया या फंगाई में ये समाप्त हो गई। तो ये ध्यान रखें, क्या है? यहां से शुरू हुई, यहीं पर समाप्त हो गई, तो ये सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ध्यान रखें, 3 तरह की खाद्य श्रृंखलाओं की हमने बात की। चारण खाद्य श्रृंखला आप जान गए, दूसरा हमने यहां पर जान लिया क्या? परजीवी खाद्य श्रृंखला, और तीसरा हमने जान लिया, इसको हम बोलते हैं अपघटक खाद्य श्रृंखला, जो तीनों में सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। अब ध्यान रखें, अब कई सारी, जैसे मान लीजिए कोई घास का मैदान है या कोई जंगल है, उस जंगल में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बन जाएंगी, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं। एक खाद्य श्रृंखला घास से चूहे, सांप और मोर को लेकर बन सकती है। एक खाद्य श्रृंखला आप देखें, सांप घास से शुरू होगी, खरगोश पर, खरगोश को भेड़िया और भेड़िया से शेर पर। तो जब एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो वहां पर एक श्रृंखलाओं का जाल बन जाता है, जिसको बोलते हैं खाद्य
जाल फूड वेब कहा जाता है। तो फूड वेब को केवल परिभाषा ध्यान रखो, आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करें अब अगला फूड वेब या खाद्य जाल। खाद्य जाल, बस इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब किसी पारितंत्र में, जब किसी पारितंत्र में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं, तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। जाल बन जाता है तो एक नेटवर्क बन जाता है, खाद्य जाल। कहते हैं, खुद देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये घास का मैदान है, घास भी उगी हुई है यहाँ पर, और एक पेड़ भी है। एक इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, घास को खाने वाले कौन कौन हो सकते हैं। घास को चूहा भी खा सकता है, घास को खरगोश भी खा सकता है, घास को बकरी भी खा सकती है, बकरी भी घास को खा लेगी, ठीक है। गाय भी घास को खा लेगी। तो कई सारे ऐसे जीव हैं जो इसको आप खा सकते हैं। हिरन भी इसको खा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो ये तो एक स्थिति बन गई। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ। तो जैसे एक तो चूहा आपका बन गया, खरगोश, बकरी और यहाँ पर गाय, ठीक है। ऐसी स्थिति होगी। अब मान लीजिए चूहे को खाने वाले कौन कौन हो सकते हैं। तो आप देखें तो यहां पर मान लीजिए हम रखते हैं सांप, ठीक है। तो सांप को अगर आप देखें तो सांप क्या कर सकता है, सांप चूहे को खा सकता है, सांप खरगोश को भी खा सकता है, और बहुत बड़ा है तो बकरी को भी खा जाएगा, लेकिन इसी को मान लेते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं उल्लू। यहाँ पर कौन ले लिया, उल्लू ले लिया। उल्लू की स्थिति को समझिए। उल्लू क्या करेगा, अब ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर उल्लू चूहे को भी खा सकता है, उल्लू खरगोश को भी खा सकता है, और उल्लू क्या कर सकता है, सांप को भी खा सकता है। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएं क्या हो रही हैं, जुड़ना शुरू हो गई, एक दूसरे में उलझना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी स्थिति बन जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर भेड़िया है, भेड़िया है, और यहाँ पर मान लीजिए शेर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को अगर आप देखें तो यहाँ पर अब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझना शुरू हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर भेड़िए को अगर आप देखें तो भेड़िया खरगोश को भी खा सकता है, भेड़िया बकरी को भी खा सकता है, भेड़िया गाय को भी खा सकता है, शेर भी गाय को खा सकता है, शेर खरगोश को भी खा सकता है, शेर बकरी को भी खा सकता है, और शेर भेड़िए को भी खा सकता है, ठीक है। या ये कहें ये इसको भी खा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं, इसको बोलते हैं खाद्य जाल। इसको क्या बोल देते हैं, खाद्य जाल बोल देते हैं। तो किसी भी प्रकार से देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप गिद्ध काइट या चील बना दें, गिद्ध बना सकते हैं एक,
तो गिद्ध को भी आप देख सकते हैं, गिद्ध भी क्या करेगा, कई सारी चीज़ों को खाने का काम करेगा। गिद्ध चूहे को भी खा जाएगा, गिद्ध खरगोश को भी खा जाएगा, सांप को भी खा जाएगा, बकरी को भी खा जाएगा। तो इस तरह से क्या कर रही हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल। ठीक है, और ये क्या है, घास, और ये क्या है, ग्रीन प्लांट। तो इस तरह से जो स्थिति बनती है इसी को हम बोलते हैं फूड वेव। फूड वेव कहलाता है। तो बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र की ये एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह से बात आपकी क्लियर हो गई। क्या क्या हमने जान लिया पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, आपने जान लिया जैविक घटक, अजैविक घटक, उसके बाद हमने पोषण स्तर जान लिया, ऊर्जा का 10% नियम जान लिया, उसके बाद हमने खाद्य श्रृंखलाएं जान ली, 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में जान लिया, चारण खाद्य श्रृंखला, परजीवी और अपघटक, और उसके बाद फूड चेन, एक लाइन में फूड चेन को भी हमने जान लिया। अब एक और महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड अगर हम देखें यहाँ पर, तो जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या को लेकर, उनके जैव भार को लेकर, बायोमास को लेकर और ऊर्जा को लेकर अगर एक सोपान तैयार करते हैं, अगर हम एक ग्राफ तैयार करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम पिरामिड बोल देते हैं। तो पिरामिडों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिरामिड से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है, बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है या सीधा होता है। तो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप इसको जान जाएंगे, बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसकी, पिरामिड की। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग पिरामिड। पिरामिड्स। तो पिरामिड की जो संकल्पना है ये एल्टोन के द्वारा दी गई, ध्यान रखना, संकल्पना किसके द्वारा दी गई, एल्टोन। पिरामिड की संकल्पना एल्टोन नामक विद्वान के द्वारा दी गई, एल्टोन। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखें, पिरामिड की संकल्पना किस व्यक्ति के द्वारा दी गई, एल्टोन के द्वारा दी गई। ठीक है, अब पिरामिड क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र आप जानते हैं। तो जब किसी पिरामिड में जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या कौमा जैव भार मतलब बायोमास, जैव भार तथा ऊर्जा को लेकर सोपान तैयार किया जाता है, सोपान तैयार किया जाता है। तो उसे पिरामिड कहा जाता है, तो उसे पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड कहा जाता है। और पिरामिड ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के पिरामिडों की बात की गई है। जैव, देखो एक तो नंबर हो गया संख्या को लेकर, जैव भार, जैव भार बायोमास का मतलब है कि अगर जीव के शरीर से पूरे जल को निचोड़ दिया जाए तो जो पदार्थ बचेगा उसको बोलते हैं जैव भार। ठीक है,
जीव के, कोई भी जीव हो उसके शरीर से अगर पूरे पानी को निकाल दिया जाए तो जो पदार्थ बचेगा, ठोस पदार्थ, उसी को क्या बोलेंगे, जैव भार या बायोमास कहा जाता है। तो 3 प्रकार का पिरामिड होता है। एक हम बात करेंगे किसकी, संख्या का पिरामिड, संख्या पिरामिड, नंबर पिरामिड बोलेंगे इसको, नंबर पिरामिड। दूसरा कहलाता है इसको बोलते हैं जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड या बायोमास पिरामिड कहलाएगा। और तीसरा कहलाता है ऊर्जा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से आप देखेंगे 3 पिरामिडों की बात की जाएगी। लिख लीजिए इसको फटाफट से। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, संख्या, ऊर्जा, जैव भार। संख्या, जैव भार और ऊर्जा 3 प्रकार के पिरामिड हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पिरामिडों की बात करें तो हम बात करेंगे पहले संख्या पिरामिड की। तो संख्या पिरामिड में आपको बस ये ध्यान रखना है, कभी भी आपका संख्या का पिरामिड गलत नहीं होगा। आपको केवल ध्यान रखना है कि जो उत्पादक हैं, उत्पादक को सदैव बेस में रखना है। आधार पर अगर आप उत्पादक को रखोगे तो कभी भी संख्या का पिरामिड आपका गलत नहीं बनेगा, आपका आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो पहले हेडिंग डालें सब लोग, संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड, नंबर पिरामिड बोलेंगे इसको, नंबर पिरामिड। संख्या पिरामिड। अब संख्या पिरामिड का मतलब है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या को अगर निरूपित किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, संख्या पिरामिड बोलते हैं। तो लिखें इसमें, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पारितंत्र में जीवों की संख्या को निरूपित किया जाए। ठीक है, तो जीवों की संख्या को निरूपित करेंगे तो इससे क्या होगा, संख्या पिरामिड आ जाएगा। एक हिंट में देता हूं, नोट करके यहां पर लिख लें, भले ही आपको याद रहेगा, ये कोई आपको टीचर बताएगा नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। इसी से कंफ्यूजन भी पैदा होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर अगर आपको करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, और पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पिरामिड में उत्पादक को हमेशा नीचे रखना है। पिरामिड में उत्पादक को आधार, बेस या नीचे रखना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा पिरामिड से संबंधित। तो पिरामिड में वही बेसिक चीजें आपकी, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ले लेते हैं संख्या के पिरामिड को। तो संख्या के पिरामिड का देखिए मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, संख्या के को पिरामिड को एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं,
चिड़ियों के ऊपर पिस्सू हैं या जू हैं, और पिस्सू के ऊपर बहुत सारे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जर्म्स हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको ये तो पता है कि पेड़ की संख्या कम होगी, चिड़िया की उससे ज्यादा होगी, और पिस्सू की उससे भी ज्यादा होगी, और बैक्टीरिया की संख्या तो असंख्य लाखों की संख्या में होगी। अब यहां पर अगर आप उत्पादक को, यहां पर मैंने क्या लिखा है, उत्पादक को आधार में रखना है, और उत्पादक को आधार में रखोगे तो सिंपल सी बात है, पेड़ कहां पर आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो पेड़ कहां पर आएगा, पेड़ यहां पर आएगा, नीचे आ जाएगा। पेड़ के ऊपर क्या आ जाएगी, चिड़िया आ जाएगी। चिड़िया के ऊपर क्या आ जाएगा, पिस्सू आ जाएंगे, पिस्सू, और पिस्सू के ऊपर क्या आ जाएगा, जीवाणु, जीवाणु आ जाएंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार का अगर आप बनाएंगे तो ये पिरामिड कैसा बनेगा, ये पिरामिड ऐसा बनेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ इसका शीर्ष चौड़ा हो जाएगा और इसका आधार क्या होगा, सकरा हो जाएगा। ऐसे इसको बांट सकते हैं। तो समझ गए। बस आपको क्या करना है, उत्पादक को नीचे रखना है, और उत्पादक नीचे रखेंगे तो ये ध्यान रखना, इस तरह की स्थिति में ये पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। तो किसी भी पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र लेकर चलोगे तो पिरामिड कैसा हो जाएगा, उल्टा पिरामिड हो जाएगा, क्योंकि ये किसका पिरामिड है, संख्या का पिरामिड है। संख्या की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैव भार और ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं। तो संख्या के पिरामिड में सीधा सीधा आप देखेंगे क्या स्थिति बनेगी। अब यही स्थिति आप देखिए किसमें, तालाब में देख लीजिए। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को अगर आप देखोगे तो तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र कैसा बनेगा, यहां पर देखिए तालाब में अगर संख्या का पिरामिड आपको देखना है किसमें, तालाब के पारितंत्र में। तो तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखें तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होगा, पादप प्लवक होंगे, पादप प्लवक। पादप प्लवक के ऊपर कौन पाए जाएंगे, जंतु प्लवक। जंतु प्लवक को कौन खाती है, छोटी मछलियां, छोटी मछलियां। और छोटी मछलियों को कौन, बड़ी मछली। तो ये एक तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र ले, और मैंने क्या कहा है, संख्या के पारिस्थितिकी तंत्र में आपको आधार में क्या रखना है, उत्पादक रखने हैं। तो ये पादप प्लवक क्या होंगे, उत्पादक ही होंगे। तो जाहिर सी बात है पादप प्लवक तो आ जाएंगे आपके क्या पर, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और पादप प्लवक की संख्या ज़्यादा होगी। इसके ऊपर कौन आ जाएंगे, जंतु प्लवक, इसकी तुलना में कीट कम होंगे। छोटी मछलियां इससे भी कम हो जाएंगी, छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियों की संख्या और कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे पादप प्लवक ज़्यादा होंगे, तो सिंपल सी बात है आपका पिरामिड कैसा बनेगा, इस प्रकार का पिरामिड बनेगा। उत्पादकों को नीचे लाना है, आधार चौड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सकरा होता चला जाएगा, शीर्ष सकरा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कैसा बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा। सीधा पिरामिड बनेगा। कोई भी उठाकर देख लीजिए, किसी भी तरह का आप ले लीजिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा या उल्टा, इस तरह से ऑप्शन आपके आ जाएंगे। तो पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में आप देख रहे थे उल्टा बन रहा था, और यही तालाब में कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, ले लीजिए किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल को आप अपने तौर पर, और उसके बाद आप देखिए इसका पिरामिड बनाकर, और पिरामिड बनाकर अगर आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। मैंने आपको हिंट दे दिया,
आपको की वर्ड मैंने बता दिया कि आधार इसमें क्या रखना है, आधार बेस मतलब सबसे नीचे आपको कौन रखने हैं, उत्पादक रखने हैं, और उत्पादक नीचे रखेंगे तो फिर आप संख्या के अनुसार अपने आप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरी तरह का पिरामिड ले लेते हैं, इसको बोलते हैं बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड या जैव भार, जैव भार। तो देखिए जैव भार पिरामिड की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैव भार मैंने बता दिया कि किसी भी जीव से अगर जल की मात्रा को निकाल दिया जाए तो जो ठोस पदार्थ है उसी को क्या बोलते हैं, जैव भार बोलते हैं, बायोमास कहा जाता है। तो यह पिरामिड जो है, ये पिरामिड जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या करता है, जीवों के भार को निरूपित करता है। तो ध्यान रखें यह पिरामिड किसी भी पारितंत्र में, किसी भी पारितंत्र में, पारितंत्र मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों के कुल भार को निरूपित करता है, निरूपित करता है। तो जीवों के कुल भार को निरूपित करता है। तो एग्जाम्पल आप देखिए, वही एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए पेड़, पेड़ के ऊपर चिड़िया, चिड़िया के ऊपर पिस्सू या जूं, और पिस्सू के ऊपर जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाएंगे। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि उत्पादकों को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो आप खुद देखिए पिरामिड का आकार कैसा होगा, पिरामिड का आकार अपने आप में इस प्रकार का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पेड़ का वजन ज़्यादा होगा या चिड़िया का, सिंपल सी बात है, पेड़ का भार ज़्यादा होगा, ठीक है, पिस्सू का भार इससे और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो पेड़ का आधार देखेंगे ज़्यादा आ जाएगा, चिड़िया इससे कम हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर पेड़ आ जाएगा आपका, इसके ऊपर चिड़िया आ जाएगी, पिस्सू या जूं आ जाएंगे, और इसके ऊपर जीवाणु। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये कैसा बनेगा, पिरामिड हमेशा सीधा पिरामिड बनेगा, सीधा पिरामिड। तो देख रहे हैं आप, यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में फंसाने के लिए आ जाता है। यही पिरामिड अगर संख्या का था, पेड़ का पिरामिड अगर संख्या को लेकर था तो उस समय ये उल्टा बन रहा था, लेकिन जैव भार में ये कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और वहां पर तालाब में आप देख रहे थे, तालाब की स्थिति में संख्या का पिरामिड कैसा बन रहा था, तालाब की स्थिति में संख्या का पिरामिड आपका सीधा बन रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर क्या है, जैव भार है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखो इसका हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तालाब के संदर्भ में। तो देखिए तालाब के संदर्भ में आप देखेंगे पादप प्लवक थे, पादप प्लवक, जंतु प्लवक, पहले लिखिए पादप, या सीधा आप देखिए लिख ही देता हूं, चलिए पादप प्लवक। पादप प्लवक को खाने के लिए कौन थे, जंतु प्लवक। जंतु प्लवकों को खाने के लिए छोटी मछली, और छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछली, यही था। अब ये बात हो रही है किसकी, कुल भार को लेकर बात हो रही है, बायोमास को लेकर बात हो रही है। तो
क्या होगा, पादप प्लवक का वजन ज़्यादा होगा या बड़ी मछली का? बड़ी मछली का वजन ज़्यादा होगा। लेकिन आधार में हमको क्या रखना है, आधार में उत्पादक ही रखने हैं, तो उत्पादक क्या होगा, नीचे आएगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा पिरामिड अगर आप बनाओगे तो ये पिरामिड आपका कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? क्योंकि बड़ी मछली का ज़्यादा वजन होगा, छोटी मछली का उससे कम होगा, और जंतु प्लवक का उससे भी कम, और पादप प्लवक का उससे भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन आ जाएगी, बड़ी मछली आ जाएगी, छोटी मछली आ जाएगी। यहाँ पर जंतु प्लवक आ जाएगा और यहाँ पर पादप प्लवक आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैसा बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। और यही पिरामिड अगर संख्या की दृष्टि से वहाँ पर था तो ये कैसा था, सीधा पिरामिड था। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है, सीधा पूछा जाएगा कि एक तालाब में, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड किस प्रकार का होगा, या संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होगा। तो ये क्लियर है, ये समझ गए आप क्या स्थिति बनती है। तो ये तो जैव भार का पिरामिड भी मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। आप दुनिया जहान में जितने भी एग्जाम्पल मिलते हैं उसके इसी तरह से फिट बैठाएंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको बस उत्पादकों को नीचे रखना है। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी की बात करें जो कहलाता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड या एनर्जी पिरामिड, और एनर्जी पिरामिड में आप ऊर्जा का 10% का नियम याद रखिए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 10% नियम में मैंने क्या बताया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा केवल 10% ही स्थानांतरित होती है, और 10% स्थानांतरित होगी तो जाहिर सी बात है उत्पादकों पे के बाद ज़्यादा ऊर्जा होगी, प्राथमिक में कम हो जाएगी, द्वितीयक में और कम हो जाएगी, और तृतीयक में और कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का पिरामिड सदैव ही कैसा बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा। कभी भी ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ शब्द, फिर बात करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें ऊर्जा पिरामिड की, तो ध्यान रखें किसी भी पारितंत्र में, किसी भी पारितंत्र में एक पोषण स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, क्योंकि उत्पादकों से शीर्ष की ओर जाने पर, शीर्ष की ओर जाने पर
ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो ये पिरामिड ध्यान रखना सदैव सीधा ही बनेगा, इस प्रकार का ही पिरामिड बनेगा। उत्पादक आ जाएंगे, प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन आ जाएगा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता, या दूसरे शब्दों में यहाँ पर लिखें तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्वपोषी जीव हो जाएंगे, स्वपोषी। ये कैसे होंगे, शाकाहारी, शाकाहारी, ये मांसाहारी, और ये कैसे होंगे, सर्वाहारी। तो ध्यान रखें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊर्जा का ह्रास होता है, 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। बाकी ऊर्जा क्या होती है, बाकी ऊर्जा उस खाने को, उस भोजन को पचाने की क्रिया में खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है या खपत हो जाती है उस ऊर्जा की। तो इसी को ऊर्जा का 10% का नियम भी बोल देते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, सीधा ही पिरामिड आपका होगा। तो क्लियर है। मान लीजिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 1000 यूनिट हम एनर्जी लेते हैं, 1000 यूनिट एनर्जी लेते हैं, तो ये एनर्जी प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितनी पहुँचेगी, 100 यूनिट ही पहुँचेगी। यहाँ कितनी पहुँचेगी, 10 यूनिट पहुँचेगी। और सर्वाहारी के पास कितनी पहुँचेगी, 1 यूनिट ही पहुँचेगी। बाकी ऊर्जा जो है वो इस प्रक्रिया को पूरा करने में समाप्त हो जाती है। तो ये स्थिति आपकी बनती है। तो ये पार्ट है आपका किसका, ये भाग आपका रहता है कौन सा, ये भाग आपका है संबंधित है, ये पूरा का पूरा था जो पारिस्थितिकी वाले पार्ट से आपका जुड़ा हुआ है। तो पारिस्थितिकी को हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया, पूरा का पूरा डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। इसी क्रम में आपको पढ़ना है, इसी प्रक्रिया में आपको इसको पढ़ना है। तो ध्यान रखना इतना ही पार्ट इसमें हम रखेंगे तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसको इसी तरह से पढ़ें, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ पर आकर ये समाप्त होता है। तो यहीं से सीधे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो पिरामिड से संबंधित हो, चाहे वो खाद्य श्रृंखला से, चाहे वो प्रजाति की संकल्पना से, चाहे समुदाय से, कम्युनिटी से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अल्फा, बीटा, गामा कम्युनिटी आपसे पूछी जाएगी। और उसके बाद मैंने पूरा का पूरा जीव से लेकर इकोसिस्टम तक सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रश्न आप सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपरों में देखोगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है इससे बाहर आएगा भी नहीं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नए पार्ट को लेकर आते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू।